नमस्कार। ज्योग्राफी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, जिसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इकोलॉजी और इकोसिस्टम ये दोनों ही पर्यावरण भूगोल के महत्वपूर्ण विषय हैं, जिसमें जीवों के और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों का विस्तृत व्याख्या किया जाता है। पहले देखते हैं हम इकोलॉजी को। तो इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी जो वर्ड है वो ओकोलॉज से आया है, जिसका दो भाग बांटने पे ओकस और लोगस दो अर्थ निकलते हैं, जिसका ओकस का अर्थ होता है घर या आवास, जबकि लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी जीव जंतुओं के आवास का जो उसके वातावरण के साथ अंतर संबंधों का जो अध्ययन करते हैं वही पारिस्थितिकी होता है। यूजीन ओडन के अनुसार पारिस्थितिकी जो विषय है उसमें प्रकृति की संरचना प्रक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। आगे अगर देखें इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव पर वातावरण के प्रभाव तथा जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह अध्ययन उनके प्राकृतिक आश्रय में किया जाता है, यानी जो जीव जंतु हैं जहाँ पर उनका प्राकृतिक आवास है उसी परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन किया जाता है, यानी पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। यह निम्न स्तरों में विद्वान है। जीव जंतु कैसे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं जीव जंतु, पहला जो तत्व है ये है। दूसरा जो इसका तत्व है वो है जनसंख्या, यानी जीव जंतु जहाँ रहते हैं उसकी जनसंख्या भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा जीव की जनसंख्या कितनी है, उस जीवों के अनुसार वहाँ के वातावरण प्रभावित होते हैं और वातावरण को भी प्रभावित करता है। तीसरा जो है वो समुदाय है। समुदाय जो है यानी प्रत्येक जीवों का अपनी अपनी समुदाय हैं। प्रत्येक जीव का नेचर अलग अलग होता है, तो उसके वो समुदाय में बटे होते हैं। और प्रत्येक प्लांट का या जो पेड़ पौधे होते हैं उसके भी समुदाय अलग अलग होते हैं, उसकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, तो वो भी प्रत्येक समुदाय में बटे होते हैं। अब आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र पर। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है इसको सर्वप्रथम परिभाषित करने का प्रयास आर्थर टांसले द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग एजी टांसले भी कहते हैं। और जो इकोसिस्टम शब्द है उसका प्रथम जो प्रयोग है उस शब्द का, उनको उस शब्द का प्रयोग करने वाले भी एजी टांसले रहे हैं। इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, इको और सिस्टम। इको शब्द दुनिया के किसी हिस्से को दर्शाता है, जबकि सिस्टम जो होता है उसके समन्वयन इकाइयों को, यानी जीवों के जो पारस्परिक संबंध हैं, जो उसके समूह हैं, उसको दर्शाने का प्रयास करता है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण और जीवों के पारस्परिक क्रिया से बनने वाली प्रणाली है। इसमें जैविक और अजैविक घटक पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। यानी जितने सारे यहाँ पे जीव हैं जिसकी जनसंख्या समुदाय है अपनी अलग अलग बनी हुई है, चाहे वो जैविक रूप वाला हो या अजैविक रूप वाला हो, ये सारे एक दूसरे से मिल करके एक पोषक चक्र बनाते हैं, जो कि ऊर्जा के प्रवाह के द्वारा ये सब आपस में जुड़े होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक और एक मानवकृत, यानी एक जो प्राकृतिक रूप से है और एक दूसरा जो मानव ने बनाया है। प्रकृति को भी दो भागों में बांटा गया है, एक जलीय है और एक स्थलीय है। स्थलीय की बात करें तो उसमें वन, घास और मरुस्थल आते हैं, जबकि जलीय में दो भागों में बांटा गया है जलीय को। पहला जो है एक समुद्री और दूसरा जो है मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र। तो अगर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसमें लवण झील, ज्वारंदमुख, जो डेल्टा होते हैं वहाँ, और समुद्र जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं जैसे अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और उससे भी छोटे छोटे जो समुद्र होते हैं, बंगाल की खाड़ी अलग अलग कर दें तब, या अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर, तो इन सब जो छोटे जो समुद्र है ये जो हैं लवणीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। जबकि
जो मीठे जल के स्रोत हैं उसमें तालाब, झील, झरना है ना, इसमें भी जो है मानव के द्वारा ही बना होता है और प्रकृति द्वारा ही बना होता है। तो ये मीठे जल के स्रोत हुए जो कि मीठे जल के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र पे, जिसमें कृषि या खेत खलियान यानी जो धान के जो फसल होते हैं, जब धान लगाया जाता है खेतों में, उस समय जो एक परिस्थिति उत्पन्न होती है वो भी एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बाद जल जीवशाला, यानी जब हम बांध बनाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े डैम का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पे झील भी बनता है, बड़े बड़े झील बनाए जाते हैं, तालाब बनाते हैं। तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के हम मछलियों का पालन करते हैं, विभिन्न प्रकार के और बत्तख का भी वहाँ पे पालन करते हैं। तो वहाँ पे एक प्रकार का अलग प्रकार का इकोसिस्टम बनता है जो कि उसकी अलग विशेषता होती है। उसके बाद जो है नया भी जो आया है जुड़ करके, वो है एक अंतरिक्ष यान का इकोसिस्टम, यानी अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाते हैं या अंतरिक्ष जो स्टेशन है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया या कीड़े मकोड़े जो बनते हैं, जो कि स्पेस में ही मिलते हैं। तो उस प्रकार का जो इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है वो अंतरिक्ष यान का इकोसिस्टम, जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। आगे देखते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक को अब हम देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक को दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक घटक है और एक अजैविक घटक है। अगर यहाँ पे देखें कि अजैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है, एक भौतिक घटक है, एक अकार्बनिक घटक है और तीसरा जो है वो कार्बनिक घटक है। भौतिक घटक जो है उसमें प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति और वायु आते हैं। जबकि अकार्बनिक घटक में जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, खनिज, चट्टान, तत्व जिसमें कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि आते हैं। वहीं अगर कार्बनिक घटक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस, यूरिया, ये सब इसमें इंक्लूड है। अब देखते हैं जैविक घटक को। तो जैविक घटक यानी जिसमें जीव समुदाय आता है, उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जो आप पहले भी पढ़े होंगे। तो आइए उसको हम विस्तार पूर्वक आगे देखते हैं। इस फिगर में, इस चित्र में आप देखिए पारिस्थितिक तंत्र के घटक को दर्शाया गया है, जिसमें कि जलीय और स्थलीय दोनों को दिखाया गया है। जिसमें आप देखेंगे अलगी लिखा हुआ है, प्लैंक्टन्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हिरन को भी दिखाया गया है, पेड़ पौधों को भी दिखाया गया है, घास को भी दिखाया गया है और साथ में रेगिस्तान को भी दिखाया गया है, कुछ माउंटेनियस रीजन को भी दिखाया गया है। तो ये सब मिला के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक में अगर आगे आप देखेंगे तो इसमें विभिन्न समूहों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। उत्पादन जो खुद भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं सूर्य के ऊर्जा के माध्यम से, और फिर उस उत्पादक को विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता खाते हैं, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे पहले पौधे जो कि उत्पादक के रूप में आते हैं, दूसरा जो चूहा, सांप और बाज। चूहा जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता में होता है, सांप होता है वो द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, और जो बाज है वो तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण है। टिड्डा भी जो है वो उत्पादक को खाता है, यानी घास को खाता है, इसलिए वो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। और टिड्डा को छिपकली खाती है, इसलिए छिपकली जो है द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। और घास को खरगोश भी खाता है, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। और खरगोश को बाज खाता है या फिर और दूसरे जो जानवर खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। और ये जब सब मरते हैं तो सड़ करके, गल कर करके, जिसमें उसमें कीटाणु, जब मरने के बाद उसमें जब कीटाणु लग जाता है तब फिर अपघटन बन जाता, अपघटक के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर वो जो अपघटक जो होने के बाद, यानी जो जब जीव जब मर जाते हैं और मरने के बाद जब सड़ते हैं, सड़ने के बाद वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। तो फिर वो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, मिट्टी के रूप में। तो उसके बाद फिर वो मिट्टी में मिल जाती है। तो मिट्टी मिलने के बाद फिर क्या होता है, वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, तो फिर वो उससे अच्छे से घास उत्पन्न होता है, फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है। अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के एक चैन को दिखाया गया है, जिसमें कि उत्पादक है,
प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, यानी घास यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता है और जो टिड्डा है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि चिड़िया टिड्डा को खाती है इसलिए द्वितीय उपभोक्ता है, और चिड़िया को जो चील खाते हैं या फिर और दूसरे जो जानवर खाते हैं वो तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। और चिड़िया को जो खाने वाला जानवर है उसको भी शेर या बाघ खा जाता है तो वो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है या उसको चतुर्थ उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। और जब ये सारे जीव जब मरने के बाद अपघटक के रूप में बदल जाते हैं तब फिर वो खाद बन करके फिर वो मिट्टी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से साइकिल बना हुआ है, ये चेन बना हुआ है जिसके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र चलता रहता है। अब आते हैं, हमने तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र देखा, अब आते हैं उसके कुछ और दूसरे आयाम पे। तो अब इसमें देखिए कि ये दिखाया गया है यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन, यानी यहाँ सिंपल सा देखें तो इसमें घास स्थल में खाद्य शृंखला दिखाया गया है। जो घास का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके स्थल को दिखाया गया है। तो इसमें घास जो होता है उत्पादक होता है और उस पर जो टिड्डे उसको जो खाने वाले होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और टिड्डे को जो मेढक खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता को, यानी मेढक को सांप खाता है तो वो तृतीय उपभोक्ता हो गया, और सांप को जो चील या बाज कौवे खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो वो आपका जो है तृतीय उपभोक्ता हो गया। इसमें भी जो भोक्ता होते हैं एक शाकाहारी होते हैं, एक मांसाहारी होते हैं, है ना। यानी जो उत्पादक को पहली बार जो खाने वाले होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे खरगोश, टिड्डे, है ना, ये सब क्या हो गए, शाकाहारी उपभोक्ता हो गए। जबकि सांप या फिर मेढक या फिर चील या फिर शेर, ये सब क्या है, मांसाहारी उपभोक्ता है। ठीक है, इसको समझ लिए। अब इस चीज़ को भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है जलीय और स्थलीय दोनों को दिखाया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, घास को, और अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी को दिखाया गया है, जिसमें मछलियों को भी दिखाया गया है। यानी यहाँ पे पहले सूर्य को देखते हैं तो सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से जो समुद्र के अंदर जो नीचे जो घास होते हैं वो उगते हैं, उस घास को खाने के लिए प्लैंक्टन्स जो बनते हैं, यानी घास जो जिसको प्लैंक्टन्स कहते हैं उसको मछलियाँ खाती हैं। छोटे छोटे अलगीज बनते हैं समुद्र के अंदर, जिसको कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो खाती है, और छोटे मछलियाँ को बड़े मछलियाँ खाती हैं। और जो सबसे बड़ी मछलियाँ वेल मछली आप जानते होंगे, तो वो सबको खा जाती है ना, जो भी उसको मिला वो सबको खा जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। अब आगे हम देखें तो ये भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिएगा सर्वहारी एक वर्ड आया है, यानी सर्वहारी, जिसकी सारे उपभोक्ता का सबसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता है, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता सबको खा जाता है, और उत्पादक को भी खाता है, जिसको कि हम लोग सर्वहारी कहते हैं। आप नीचे देखिएगा कि सारे आसपास में जो है विभिन्न प्रकार के जो है जानवरों को दिखाया गया है, जीवों को दिखाया गया है, जिसमें कि घास भी है या फिर अदर जो भी फल फूल होते हैं वो। तो मानव जो है फल फूल भी खाता है ना, साथ में जो और भी जो मांसाहारी जो जीव हैं उसको भी खाता है, सारे जीवों को खाता है ये, इसीलिए इसको सर्वहारी बोला गया है। दूसरे तरफ के इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जलीय और स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो एक सिस्टम बना हुआ है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के संरचना होती है जीवों को, फूड चेन या आहार श्रृंखला की बात करेंगे तो उसमें स्थलीय और जलीय को दिखाया गया है कि कैसे छोटे जीवों को पहले बड़े जीव खाते हैं, या छोटे कीड़े को बड़े कीड़े खाते हैं, बड़े कीड़े को फिर उससे ऊपर मेढक खाते हैं, मेढक को फिर सांप खाता है, सांप को फिर खाने वाला ऊपर वाला जो जीव है वो भी खाते हैं। और समुद्र की बात करेंगे तो उसमें जो है समुद्री जो घास होते हैं या जो अलगीज होते हैं उसको छोटे कीड़े खाते हैं, छोटे कीड़े को फिर उससे भी बड़े वाले कीड़े खाते हैं, या बड़ी छोटी मछलियाँ खाती हैं, और छोटी मछलियों को फिर बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चलता रहता है। अब आते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पे। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के समुद्री घास हैं,
छोटे मछलियों से लेकर बड़की मछलियाँ, अलगीज हैं, ऑक्टोपस हैं, है ना, स्टार फिश हैं। तो ये सब क्या है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। जिसमें आप देखिएगा यहाँ पे फिश है, आप देख रहे होंगे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा सी स्टार है ना, सीप जो होते हैं वो हैं, फिर आपको विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं वहाँ पे, विभिन्न प्रकार के केकड़े हैं, कछुए हैं, डॉल्फिन्स हैं। इसके अलावा और भी जितने सारे जो इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, हर एक प्रकार का जो समुद्र में मिलता है वो सब समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। कीड़े मकोड़े से लेकर के जो डिपेंड करता है, यानी समुद्र में रहने वाले भी पक्षी होते हैं जो कि समुद्री आहार पर जिंदा होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे मिल कर करके एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। इस चित्र में आप देखेंगे कि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का भी एक जो है आहार श्रृंखला बना हुआ है, जो कि एक चेन का निर्माण करता है। उस चेन में दिखाया गया कि जो एनर्जी जो होती है वो सूर्य से प्राप्त होता है, और सूर्य की एनर्जी को प्राप्त करने के बाद फिर जो एल्गीज या फिर जो विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, समुद्री घास जो उत्पन्न होते हैं, वो पनपता है और उसको छोटे जीव खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, और उस छोटे कीड़े मकोड़े को फिर ओशियन फिश खाता है, ओशियन फिश खाता है, ठीक है। और ओशियन फिश को फिर बड़े वाली जो मछलियाँ होती हैं वे खाती हैं, ठीक है। ये आप इसको फिर देखेंगे कि इसको शार्क खाता है, ये और इस प्रकार से ये प्राइमरी, टर्सरी, ठीक है, और मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब चलता रहता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसको साफ कर लेते हैं, है ना, ताकि आप लोग अच्छे से दिखें। यहाँ पे यहाँ भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता है, यानी छोटे से जो बड़े जीवों को खाते हैं वो एक चेन का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि 2 वर्ड लिखा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका फूड चेन है, ये फूड वेब है, सॉरी, और ये आपका फूड चेन है। तो फूड चेन और फूड वेब में हम लोग जो है अंतर समझने का प्रयास करेंगे। आप चेन की अगर बात करेंगे, है ना, तो चेन जो है इसमें आपको एक चेन श्रृंखला के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इसको देखिए तो ये आपका एक चेन के रूप में है, ये आपका एक चेन के रूप में है, ये सीधा सा देखिएगा ये एक चेन के रूप में है। जबकि फूड वे में देखिएगा कि आप देखिए ये ऐसे खा रहा है, यानी इस जीव को ये भी खा रहा है, शार्क जो है छोटे जीवों को, मछलियों को खा रहा है, छोटी मछलियों को भी खा रहा है, कीड़ों को भी खा रहा है, यानी जितने सारे प्रकार की मछलियाँ शार्क सभी वो खाती हैं, ठीक है। जबकि जो अलगीज हैं या फिर और जो छोटे मोटे जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, सब देखिए एक दूसरे को, ये जो एरो का निशान बना हुआ है, ये सब एक दूसरे को खा रही हैं, सब एक दूसरे को खाती हैं। इस प्रकार से ये चेन जो है एकदम हौच पौच जैसा हो गया, यानी एक ही जीव जंतु जो है बहुत सारे जीव जंतुओं को खाता है, यानी एक मछली जो है 3-4 प्रकार की मछलियों को खाता है। ऐसा नहीं कि एक मछली जो है एक ही मछली को खाएगा, ऐसा नहीं है ना। छोटी मछली को भी खाएगा, बड़ी मछली को खाएगा, है ना, और जितनी वैरायटी हैं उन सबको जो है जितना कि उसकी अपनी कैपेसिटी, अपनी ऊर्जा के जो इस्तेमाल कर सकता है, वो उसमें सब में एक दूसरे को खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हार जाल है जिसमें सबको एक दूसरे को खा के जिंदा रहना होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है एक वेव की तरह चलता है। वेव आप समझते हैं ना, जब तूफान आता है तो क्या होता है, सारी चीज़ों को वो इससे जब हवा बहती है तो सिंपल तरीके से बहती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो तूफान आता है वो क्या होता है, एकदम काफ़ी तेज़ी से चलता है, और वो देखता नहीं है कि जो उबड़ खाबड़ क्या है, या फिर सारे चीज़ों को बहा के साथ में लेके जाता है। तो उसमें ज़्यादा क्या होती है, शक्ति होती है। जबकि फूड चेन जो होता है वो शांत होती है, यानी एक सिस्टम बना हुआ है श्रृंखला का, जिसमें कि आसानी से सब जीव जंतु एक दूसरे को परस्पर इस श्रृंखला में जो है उसका चेन बना हुआ होता है। लेकिन फूड वेब में ये ऐसे जिसमें कि एक ही जीव बहुत सारे जीवों को भी खाता है, जबकि फूड चेन में पहले घास को टिड्डा खाएगा या फिर खरगोश खाएगा, और खरगोश को फिर जो है सांप भी खा लेंगे और उसको चील भी खा लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फूड चेन और फूड वेव था।
ये इसका एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि फूड वेब और फूड चेन का। आप इसको देखिए, यहाँ पे भी आपको यही दिखाया गया है, एरो का निशान बना हुआ है, ये देखिए, है ना। यहाँ भी ये बना हुआ है। ये यानी ये जो प्लांट है उसको डियर भी खाती है। और इसके बाद फिर जो है फूड चेन में देखिएगा आप कि प्लांट को डियर भी खाते हैं, और डियर को जो वोल्फ है वो भी खाते हैं। और फिर ये बाद में फिर जब वोल्फ मरते हैं तो फिर डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर फिर इसमें खाद बन करके फिर प्लांट के पास आते हैं। जबकि फूड वेब में देखिए कि ये जो प्लांट है, प्लांट को टिड्डा भी खाता है ना, और टिड्डा को चिड़िया भी खाती है। चिड़िया को जो ये फॉक्स है वो खाती हैं। फॉक्स जो होते हैं, छोटे जो फॉक्स होते हैं उसको ये जो बड़े बड़े चील होते हैं वो भी खा जाते हैं, है ना। और घास को ये छोटे जीव भी खाते हैं, मतलब स्क्विरल वगैरह, यानी गिलहरी जो होती है वो खाते हैं। और स्क्विरल को ये बाज खा जाते हैं। स्क्विरल को लोमड़ी भी खाती है, ठीक है। और जो स्क्विरल है ये कीटाणुओं को भी खा सकता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है एक फूड वेब है, मतलब कुछ भी लोग मतलब एक दूसरे को लोग खाने लगते हैं, जबकि चेन में एक सिस्टम बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, है ना। बाकी अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। बाकी अगर इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।